हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमपी, टीपी और एपी के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर को लेके। अब रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अब ये होता क्या है कि कितना रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब होता है कि कितना इंक्रीज़ आया है, किस में इंक्रीज़ आया है, टोटल प्रोडक्ट में। रिटर्न्स क्या होते हैं, जो हम आउटपुट डाल रहे हैं उसका हमें क्या मिल रहा है वो रिटर्न होता है। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है टोटल प्रोडक्ट यानी रिटर्न में जब एक फैक्टर बढ़ाया जाए। यानी कि मान लो 10 लेबर काम कर रही थी, अब 11 लेबर काम कर रही है, तो जो इंक्रीज़ आ रहा है रिटर्न में वो हमारा रिटर्न टू फैक्टर बताता है। और बाकी सब फिक्स फैक्टर्स हम कांस्टेंट रखते हैं, हम उन्हें नहीं छेड़ रहे हैं। अब शॉर्ट रन में अगर हम बात करें, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही जो है हमारे चेंज होते हैं। शॉर्ट रन में तो हमने ही पढ़ा ना कि हमारा वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होता है और बाकी जो फिक्स फैक्टर्स है वो नहीं चेंज होते। तो जो फर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इसी लॉ से आता है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर हम LVP कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये दिखाता है कि कितने रेट से चेंज होगा आउटपुट। मान लो अगर मैं 10 लेबर के साथ 20 मान लो 30 बिस्किट बना पा रही थी, तो एक लेबर 3 बना पा रही है बिस्किट, तो मेरे को पता चल जाएगा कि अगर मुझे 40 बिस्किट बनाने हैं तो मुझे क्या करना होएगा। 40 बिस्किट बनाने अगर, तो फिर क्या करना होएगा, ये डिवाइड किया 3, एक पर्सन 3 बना पा रहा है तो कितने चाहिए हो गए मुझे, 3 1 और 13, मतलब 3 से 4 मुझे बढ़ाने होंगी लेबर, तब जाके मेरे 40 बिस्किट बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें पता चल पाता है कि कितने से चेंज होगा हमारा अगर हम आउटपुट इंक्रीज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या फिर रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है इसकी, कई बार हमें स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है, तो हमें स्टेटमेंट बतानी होती है कि क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज़, जब हम इंक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, एक ही इनपुट की क्वांटिटी को बढ़ाए जा रहे हैं हम, बाकी सब जो है फिक्स है, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो राइज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा इंक्रीजिंग रेट से। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली नेगेटिव रेट, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाएगा, फिर वो नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव 3 फ्रेजेस, हमारे पास 3 फ्रेज है इसमें। पहला फ्रेज है जब टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, पर फिर दूसरा फ्रेज आता है टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मतलब कि 10 से बढ़ा, 9 से बढ़ा, फिर 8 से, तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से। और एमपी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और पॉजिटिव है। टीपी फॉल हो गया और फिर एमपी जो है नेगेटिव हो गई। ये हम अभी डायग्रामेटिकली थ्रू और अच्छे से समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी अजम्पशंस हम देख लेते हैं। अजम्पशन क्या है, 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, अजम्पशन स्टेट करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तो अजम्पशंस क्या है, ये शॉर्ट रन में ही होता है। एज फैक्टर्स है, हम क्योंकि हम फैक्टर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं वेरिएबल और फिक्स फैक्टर, तो ये शॉर्ट रन में ही होता है। द लॉ अप्लाइज टू ऑल, जितने भी फिक्स फैक्टर्स है लैंड वगैरह, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। और इसके अंडर जो यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर के, वो कंबाइन करे जा सकते हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ। ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है द फील्ड प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल होता है और किसी फील्ड में इसका इस्तेमाल नहीं होता। जो इफ़ेक्ट है चेंज का, कितना चेंज आएगा आउटपुट का ड्यू टू कि वेरिएबल में कितना चेंज आया है, ये डिटरमाइन किया जा सकता है। इट इज़ एज्यूम्ड, ये एज्यूम करा जाता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो
मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, मतलब एक लिमिट तक ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, नहीं तो उसका ऐसा कोई ख़ास सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशंस है और भी दो है। फिर नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सेम है, हम ये मान के चल रहे टेक्नोलॉजी मशीन सब कुछ सेम है उस लॉ के अकॉर्डिंग। जब हम उस लॉ को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस दौरान टेक्नोलॉजी सेम है। और ये एज्यूम किया जाता है कि ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफेक्टिव, मतलब कि ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इनफेक्टिव हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, सारे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस एक एग्ज़ाम्पल लिया इन्होंने, इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम इस लॉ को दिखाएंगे। और ये लॉ का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो 100% अगर आपका प्री बोर्ड या फिर आपका लाइक मिड वाले एग्ज़ाम्स है तो उसमें पूछा जा सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही, कि हमें इसके सारे फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही एग्जांपल को ले सकते हैं हर बार कि हमने फ़िक्स फैक्टर ले लिया, फ़िक्स फैक्टर तो सेम ही रहेगा तो उसे 1 1 1 ले लिया। वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन। टीपी देखें तो टीपी 10 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 52 हुआ, 52 से 52 ही रहा, फिर 48 हो गया। ठीक है, और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी जब हम इनका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, माइनस करेंगे 20, माइनस करेंगे 15, माइनस करेंगे 7, माइनस करेंगे 0 एंड देन -4। तो जो पहला फ्रेज़ क्या कह रहा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। फिर सेकंड फ्रेज़ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब है कि बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से, और एमपी तो इस टाइम पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। नेगेटिव रिटर्न्स यानी कि अब टीपी गिरना शुरू हो गया और एमपी नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे कि एक तरह से देखें हम टीपी में चेंजेस ही हमारा एमपी है। फैक्टर रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग। जो फैक्टर रेशियो है, हमारी जो रेशियो है उनके बीच में, वो चेंज होती रहती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ये चेंज हो रही है। लाइक 1:1 थी, फिर 1:2 हो गई, 1:3 एंड सो ऑन चेंज हो रही है। ये सेम नहीं है। वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है, बट ऑब्वियस है क्योंकि फिक्स सेम है और वेरिएबल बढ़ रहा है तो रेशियो तो चेंज होएगा ही होगा। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं, इसी को डायग्रामेटिकली हम इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो हमारा बना है ये हमारा टीपी कर्व है और ये है हमारा एमपी कर्व। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट फ्रेज में टीपी बढ़ रहा था। ठीक है, तो एमपी भी बढ़ रहा था। अब इस पॉइंट के बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था तो एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता रहा। फिर इस पॉइंट पे, जिसे हम टीपी का मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं क्योंकि इसके बाद टीपी डिक्लाइन हो जाएगा, तो उस टाइम पे एमपी क्या होता है, 0 होता है। हमें ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि यानी कि इसके बाद अब डिमिनिशिंग रेट हो जाएगा, यानी एमपी गिनना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी का मैक्सिमम पॉइंट आता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड फ्रेज में क्या होएगा, टीपी डिक्रीज़ होने लग जाएगा और एमपी नेगेटिव में चला जाएगा। तो यही 3 फ्रेजेस को हमें एक्सप्लेन करना होगा जब हम बात करेंगे अपनी इस लॉ के बारे में। इसी को हमें समझाना होगा कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा हम ये टेबल शेड्यूल बनाएंगे एंड थर्ड स्टेप होगा हम ये डायग्राम बनाएंगे विद द एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर हमारी रिप्रेजेंट कर रखी है। इसी तरीके से नेमिंग हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नेमिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग दे देंगे कि ओ से क्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में टीपी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज़ है, इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड में क्यू से एम, यहाँ वाला फ्रेज जिसमें एमपी कम हो रहा है और टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ये है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर वाला फ्रेज। थर्ड में क्या हो रहा है,
इसके बाद वाली अगर हम बात करें, इसके बाद टीपी गिरना शुरू हो जाएगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर। कभी कभार हमें को यही पूछ लिया जाता है इस फ्रेज़ के बारे में बताओ, ये कौन सा फ्रेज़ होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हर फ्रेज़ के बारे में। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है और एमपी डिक्रीज़ हो जाता है। और इस पॉइंट पे एमपी मैक्सिमम होता है। मीन क्या है? एमपी इस पॉइंट पे क्या होता है? मैक्सिमम पे होता है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। सो यही फ्रेजेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हम जब किसी एक फ्रेज़ के बारे में पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो हम ये सारे पॉइंटर्स को लिखेंगे। इन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं हम उसी तरीके से लिखेंगे। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि फर्स्ट फ्रेज़ में जो है टीपी इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीजिंग रेट जो है एमपी जो है वो भी राइज होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि इनिशियली जो है क्वांटिटी वेरिएबल जो है हम थोड़ी ही लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स इनपुट। तो जब प्रोडक्शन शुरू होती है तो इफ़ेक्टिवली उसे हम इस्तेमाल करते हैं फिक्स इनपुट के साथ, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि हम डायग्राम बनाएंगे तो हम उसके रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं। फिर आता है डिमिनिशिंग। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक लेवल के बाद जो आउटपुट है वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना फिक्स इनपुट पे। अगर मैं मशीन एक ही है, आउटपुट बढ़ाई जा रही हूँ तो इस पे तो प्रेशर आ गया ना, तो क्या होगा? फॉल हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है उसके ऊपर। और फिर एक पॉइंट आएगा जब वो स्टॉप हो जाएगा, यानी एमपी ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेरिएबल जो हमने डाल दिए वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब फिक्स इनपुट उसके नहीं कोप अप कर पा रहा। अगर मैं फिक्स इनपुट नहीं बढ़ाऊंगी तो वो मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है अब, क्योंकि मैं आउटपुट बढ़ाई जा रही हूँ, इतनी बढ़ा दी है कि फिक्स इनपुट उसको झेल ही नहीं पा रहा है अब तो इसीलिए वो नेगेटिव रिटर्न्स देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ के बारे में कि इस लॉ में होता क्या है। 3 फ्रेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग है, फिर डिमिनिशिंग है और फिर नेगेटिव है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में था। अब फ्रेज ऑफ ऑपरेशन, किस फ्रेज़ में हमें काम करना चाहिए। जो रैशनल प्रोड्यूसर है, जो एक नॉर्मल प्रोड्यूसर है, वो हमेशा कौन से फ्रेज़ में ऑपरेट करेगा? फ्रेज़ 2 में। क्योंकि फ्रेज़ 1 में अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल, मतलब जितनी भी मैं एक नई वेरिएबल डालूँगी वो और भी आउटपुट देगी और आउटपुट देगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिव क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि स्कोप है प्रॉफिट का। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ज़्यादा यूनिट से तो स्कोप होता है। और फ्रेज़ 3 में मार्जिन जो है वो नेगेटिव हो चुका है। तो फ्रेज़ इज़ रूल्ड, मतलब कि फ्रेज़ जो है वो टेक्निकल ग्राउंड इनएफिशिएंसी वगैरह की वजह से हम उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो मेन हमारा सेकंड ही रहता है, अगर हम सेकंड में ऑपरेट करें, जिसमें टीपी जो है मैक्सिमम भी आता है और एमपी ऑफ ईच वेरिएबल भी पॉजिटिव में रहता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम सेकंड में ही ऑपरेट करना चाहेंगे। कोई भी प्रोड्यूसर है वो सेकंड में ही ऑपरेट करना चाहेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हमें कोई भी प्रोड्यूसर है वो कौन से फ्रेज़ में ऑपरेट करना चाहेगा इन 3 फ्रेज़ में से। तो फ्रेज़ 2 है, क्योंकि पहले वाले में स्कोप है प्रॉफिट का और थर्ड वाले में तो हमारे पास नेगेटिव है, बिल्कुल मतलब नेगेटिव ही चला गया, इनएफिशिएंसी हो रही है, तो उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए सेकंड ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। अब रीज़न्स, क्या रीज़न्स है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। पहला फर्स्ट फ्रेज़ का रीज़न क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मतलब क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर, मतलब कि ऑपरेट करने के अंदर इसमें ऑपरेशन ऑफ, मतलब जब ये ऑपरेट हो रहा है तो यूटिलाइज अच्छे से हो रही है सारी चीज़ें, क्योंकि बेटर हम उसमें आउटपुट दे पा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है वेरिएबल फैक्टर्स की। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि जनरली क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर जो है कंबाइन कर दिए जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के साथ, जो इंडिविजिबल हो जाते हैं, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं करा जाता। इन्हीं फैक्टर्स को
डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटी छोटी यूनिट्स में। एक बार अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी इंडिविजुअल फैक्टर पे, तो जो एडिशनल है और भी जो यूनिट्स वगैरह है वेरिएबल फैक्टर की इम्प्रूव, तो वो फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर की यूटिलाइजेशन को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, वो और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं इनकी यूटिलाइजेशन को। इसीलिए इंडिविजिबल बिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि जितना हम और इन वेरिएबल आउटपुट को बढ़ाएंगे तो फिक्स फैक्टर की भी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगी। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्यों होते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों होता है? क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए हैं जो ऑप्टिमम है, मतलब ये बिल्कुल मैक्सिमम एक तरह से हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस मिल गए हमें। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तभी हमारे थोड़ा डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी डिमिनिशिंग रेट जो फिक्स फैक्टर का है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहे एक दूसरे के, सही सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि मैंने वेरिएबल फैक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो फिक्स फैक्टर की जगह मतलब लाइक एक तरह से फिक्स फैक्टर की नीड मेरे को हो रही है कि मेरे को फिक्स फैक्टर और ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि फ़िक्स फैक्टर एक ही ले आई हूँ और उसकी जगह मतलब फ़िक्स फैक्टर लाने की जगह मैं वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाई जा रही हूँ। तो ऐसे अगर मैं ये करूँगी तो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। थर्ड में क्या रीज़न होते हैं? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर है ही कम, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव ही हो गया ना कि अब इससे ज़्यादा तो बनेगा ही नहीं, जाएगा तो नेगेटिव ही चला जाएगा वो। पुअर कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रही। दोनों क्या है, क्योंकि वेरिएबल इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि फिक्स फैक्टर अब वो उसे झेल ही नहीं पा रहा। डिक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी जितना रिटर्न दे सकते थे वो उनकी भी एफिशिएंसी कम हो गई। तो ये फ्रेज़ में ये हो क्यों रहा है? इन चीज़ों की वजह से हो रहा है। ये तीन जो हमें रीज़न्स दिए हैं, इन रीज़न्स की वजह से इस फ्रेजेस में जो भी हो रहा है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो मेनली हमारा ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले बात हमारे को पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो हम स्टेटमेंट बताएंगे, शेड्यूल बताएंगे, फिर डायग्रामेटिकली इसको बताएंगे कि कैसे हमारा जो चेंज आ रहा है 3 फ्रेजेस में वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद ये सिंगल अगर हमें एक ही फ्रेज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो भी इसमें डिटेल्स दी हुई है। एक फ्रेज़ के बारे में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ यानी सही फ्रेज़ है उन्हें जिसमें प्रोड्यूसर कंडक्ट करनी चाहिए प्रोडक्शन, वो है हमारा सेकंड फ्रेज़। फिर रीज़न्स बताएं कि फ़र्स्ट फ्रेज़ में ऐसा क्यों हो रहा है, टीपी क्यों बढ़ रहा है और एमपी भी क्यों बढ़ रहा है, वो रीज़न्स बताए हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमें रीज़न्स इन बाकी दोनों फ्रेजेस के भी हमने डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल द टाइम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।